गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात होगी हमारी कीट विज्ञान के बारे में, जहां हम बात करेंगे फसलों और भंडारण के प्रमुख कीट। आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है और सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 8 नंबर का ये चैप्टर है आपका, जहां से सभी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे बड़े 4 नंबर का प्रश्न भी आएगा, यहाँ से आधे नंबर का प्रश्न भी आएगा, यानी सभी तरह के प्रश्न आपको इस चैप्टर से आएंगे। टोटल 9 कीट हैं। 9 कीटों को बहुत आसान तरीके से हम वन शॉट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही क्लास में पूरे का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये पूरी क्लास देखते हो तो आपके 8 नंबर तो एग्जाम में पक्के आएंगे ही आएंगे। 8 नंबर तो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे आज की इस क्लास से, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जाते टाइम कमेंट करके बता के भी जाएं क्लास कैसी रही है, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और आपको बता दूं, अगर आपका भी सपना है 12वीं कक्षा में 95% या अधिक अंक लाने का, तो सोचो मत, डायरेक्टली आप हमारे हिमायर ऐप पर जाओ, प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड करो और वहां से हर सब्जेक्ट के, हर विषय के 10-10 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। प्लस इसके साथ में चैप्टर वाइज प्रश्न होंगे, प्लस इसके साथ में शॉर्ट नोट्स होंगे, जिनसे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेटर होगी। ये मत सोचो कि एग्जाम के लिए कम समय बचा है, बहुत समय है। इस समय में आपको सही चीजें क्या पढ़नी है, सही चीज पढ़ने के लिए है मॉडल पेपर और शॉर्ट नोट्स, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि आपके मनपसंद जो मार्क्स हैं वो 12th क्लास में आ सके। और जो विद्यार्थी जेट और सीयूटी ट्राई कर रहे हैं, आपको कहीं भी भटकना नहीं है। अगर एक ही बार में पहली प्रयास में सिलेक्शन का सपना लेकर के बैठे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो दूर नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच 25 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। आप सभी का एडवांस में वेलकम है। सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। जो ऑनलाइन लेना चाहें वो हमारे हिमायर ऐप से ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं 25 मार्च से, ठीक है। अब डायरेक्टली हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। क्या है? फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। बारीकी से लेकर के एडवांस लेवल तक बात करेंगे पूरे चैप्टर की, क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है और तरीका बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, जो आप लोगों को पसंद भी आएगा। सबसे पहले हमें क्या चीज पूछी जाती है? एक सामान्य परिचय पूछा जाता है कीटों का, जहां पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कीट विज्ञान के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमें? सबसे पहला पॉइंट हमें आता है कीट विज्ञान। और कीट विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान को कहा जाता है एंटमोलॉजी। सबसे पहला जो प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो कौन सा होगा? वो यही होगा कि कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी को परिभाषित कीजिए। कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी क्या है? अगर मैं कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी की बात करूं क्या है, तो जनरली आप लोग जानते हो जंतु विज्ञान की वह शाखा क्या है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी। पहला प्रश्न हमारा यही बनेगा। तो क्लियर हो गया, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है वो कीट विज्ञान या एंटमोलॉजी कहलाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न में कहां से बनता है वो देख लेते हैं। एक दूसरा प्रश्न बनेगा, कीट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो वर्गीकरण में अगर मैं बात करूं, कीटों का जो वर्ग है वो कौन सा है? संघ।
आर्थ्रोपोडा है। कौन सा संघ है कीटों का? संघ की अगर मैं बात करूं तो कीटों का जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में इनका जो वर्ग है, वर्ग वो कौन सा है? वो है इंसेक्टा। कौन सा है? इंसेक्टा। हमें फिलिंदा ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में प्रश्न आ सकता है कि कीटों का संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। कीट किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में चीजें आती हैं कीटों की सामान्य विशेषताएं। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं? आगे हम बात कर लेते हैं कीटों की सामान्य विशेषताएं। यहां से हमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? कीटों की सामान्य विशेषता। चलिए, जर्नली अगर मैं कीटों की सामान्य विशेषता की बात करूं तो बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कीटों का जो शरीर है, शरीर कैसा होता है? कीटों का शरीर बेलनाकार होता है। ठीक है, पहली बात क्या है? कीटों का शरीर बेलनाकार होता है। दूसरी में अगर बात करूं कीटों का जो शरीर है, शरीर 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सिर, वक्ष और उदर। पहली बात क्या हो गई? कीटों का शरीर बेलनाकार होता है। दूसरी बात, कीटों का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। तीसरी बात अगर मैं कहूं तो कीटों का जो शरीर है, शरीर वो 20 खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में? 20 खंडों में। 20 खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है। और इन अगर मैं 20 खंडों की बात करूं तो पहले जो 6 खंड हैं, पहले 6 खंड क्या बनाते हैं? पहले 6 खंड सिर बनाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मध्यवर्ती जो 3 खंड हैं, मध्यम 3 खंड, वो क्या बनाते हैं? वो वक्ष बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं अंतिम जो 11 खंड हैं, वो क्या बनाते हैं? वो उदर बनाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कीटों का सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, तो सिर 6 खंडों से, वक्ष 3 खंडों से, उदर 11 खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कीटों के ऊपर क्या होता है, यहां बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। अगर हम कीटों के ऊपर बात करें तो क्या होता है? कीटों के ऊपर काइटिन का आवरण होता है। काइटिन का आवरण। कीटों के ऊपर क्या पाया जाता है? कीटों के ऊपर काइटिन का आवरण पाया जाता है। ये प्रश्न हमें बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कीटों में जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन वो किसके द्वारा होता है? मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। कीटों में उत्सर्जन क्या है? मेलपीगी नलिका है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कीटों में जो श्वसन है, कीटों में श्वसन वो किसके द्वारा होगा? वो श्वसन नलिका के द्वारा होगा। श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन नलिका के द्वारा। और अगर मैं उत्सर्जन की बात करूं तो किसके द्वारा होगा? मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होगा। अगर मैं बात करूं कीटों के सिर पर, तो कीटों का जो सिर होता है उस पर क्या होती है? उस पर 2 जोड़ी सिरंगिका होती हैं। 2 जोड़ी क्या होती हैं? सिरंगिका। 2 जोड़ी सिरंगिका पाई जाती हैं। और 1 जोड़ी नेत्र होते हैं। 2 जोड़ी सिरंगिका होती हैं और 1 जोड़ी क्या होते हैं? 1 जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र। नेक्स्ट में अगर बात करूं कीटों का जो वक्ष है, वक्ष, वक्ष में क्या होता है? वक्ष में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कीटों के वक्ष में क्या होता है? 3 जोड़ी टांगे, यानी 6 टांगे पाई जाती है। हमें यहां से कोई भी प्रश्न आ सकता है। या तो हमें डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि कीटों की सामान्य विशेषता लिखिए, तो ये सारी आपकी विशेषता हो गई। या फिर कोई भी छोटा प्रश्न हमें पुट ऑफ कर लेगा, कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, कीटों के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, या पूछ लेगा कीटों में कितनी टांगे होती हैं। इस तरह से कोई भी छोटा प्रश्न में यहां से पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारी क्या हो गई? कीटों की सामान्य विशेषताएं कंप्लीट हो गई। एक आता है कीटों में कायांतरण। तो 2 प्रकार का होता है, पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण। जब हम जीवन चक्र पढ़ेंगे कीटों का, तब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहां तक सभी का कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट चलूं तो आगे हमें क्या पॉइंट आता है? अगला पॉइंट आता है कीटों का वर्गीकरण।
ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? कीटों का वर्गीकरण। और अगर स्टूडेंट्स हम कीटों के वर्गीकरण की बात करें तो इनका जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर किया गया है। और इनमें सबसे पहला जो हमारा आधार है वो क्या है? वो है ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर या मौसम के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर। अगर मैं ऋतुओं के आधार पर बात करूं तो कीट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैं अगर बात करूं रबी फसल के कीट, ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन से होते हैं? खरीफ फसल के कीट। एक तो रबी फसल के कीट होंगे और एक हमारे खरीफ फसल के कीट होंगे। अब हमें यहां केवल एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगर मैं रबी फसल की बात करूं तो रबी फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है? जैसे मैं अगर बात करूं मोइला है, कहां लगता है? रबी की फसलों में लगता है। ऐसे ही मैं अगर खरीफ की फसलों बात करूं तो टिड्डा है, वो कहां लगता है? टिड्डा खरीफ की फसलों में लगता है। अगर मैं बात करूं सफेद लट है, कहां लगती है? खरीफ की फसलों में। अगर मैं बात करूं कातरा है, कहां लगता है? खरीफ की फसलों में। मोइला के बाद अगर मैं बात करूं चेपा है, कहां लगता है? रबी की फसलों में लगता है। तो ये रबी और खरीफ के हो गए। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण आता है, दूसरे वर्गीकरण को देखें, वो हमारा आता है फसलों के आधार पर। किसके आधार पर? फसलों के आधार पर। फसलों के आधार पर हमें केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और अगर हम फसलों के आधार पर बात करें तो कीट कई प्रकार के होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, सबसे पहले तो आते हैं हमारे खाद्यान्न फसलों के कीट। किसके कीट आते हैं? खाद्यान्न फसल के कीट आते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं हमें किसके कीट आते हैं? दलहनी फसल के कीट आते हैं। किसके कीट आएंगे? दलहनी फसल के कीट आएंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन से आते हैं? तिलहनी फसल के कीट आते हैं। किसका आएंगे? तिलहनी फसल के कीट आएंगे। चौथी अगर मैं बात करूं तो मैं किसके आएंगे? चौथे आएंगे फलों के कीट। किसके? फलों के कीट। पांचवी अगर मैं बात करूं तो किसके कीट आएंगे? पांचवी हमें आते हैं सब्जियों के कीट। किसके कीट आते हैं? सब्जियों के कीट। ठीक है, इस तरह से हमें फसलों के आधार पर कीट पूछे जाते हैं। हमें केवल एग्जाम्पल आता है, डायरेक्टली हमें एग्जाम्पल पूछा जाएगा फसलों के कीट कौन कौन से हैं। अब देखो खाद्यान्न फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं सबसे प्रमुख है तना छेदक, जो कहां लगता है? खाद्यान्न फसलों में। एक अगर मैं बात करूं दीमक, कहां लगता है? खाद्यान्न फसलों में लगता है। तना छेदक है, दीमक है। और अगर मैं दलहनी फसलों में बात करूं जैसे सेमी लूपर है, कौन सा है? सेमी लूपर। और अगर मैं बात करूं तो फली छेदक, ये कहां लगते हैं? ये दलहनी फसलों में लगते हैं। तिलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं जैसे मोइला है, मोइला। मैं अगर बात करूं चेपा है, चेपा। मैं अगर बात करूं आरा मक्खी है, मोइला, चेपा, आरा मक्खी, ये कहां लगते हैं? ये तिलहनी फसलों में लगते हैं। अगर मैं फलों के कीट की बात करूं तो मैंने आपको बताया फल मक्खी। फल मक्खी कहां लगती है? फलों में। एक अगर मैं बात करूं तितली, कहां लगती है? फलों में लगती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं सब्जियों के कीट, अब सब्जियों में कौन कौन से कीट लगते हैं तो ध्यान रखना, सब्जियों में आपका लगता है एफिड। कौन सा लगता है? एफिड। और अगर मैं बात करूं तो हरा तेला, एफिड है, हरा तेला है, ये कहां लगेंगे? ये हमारे सब्जियों में लगेंगे। तो 2 वर्गीकरण हमारे कंप्लीट हो गए। और एक तीस और भी आता है यहां, भंडारण के कीट। एक क्या आता है? एक आता है भंडारण के कीट। ये इंपोर्टेंट भी है। अगर स्टूडेंट्स हम भंडारण के कीट की बात करें तो कौन कौन से कीट भंडारण में हानि पहुंचाते हैं? सबसे इंपोर्टेंट है इनमें खपरा भृंग। कौन सा है? खपरा भृंग। उसके बाद में अगर बात करूं सुरसाली, खपरा भृंगे, सुरसाली है, घुन है, ये कैसे हैं? ये भंडारण के कीट है। तो ये हमारे 2 वर्गीकरण कंप्लीट हुए। कौन कौन से? एक तो ऋतुओं के आधार पर और एक फसलों के आधार पर। एक तीसरा वर्गीकरण और आता है आर्थिक महत्व के आधार पर। किसके आधार पर?
आर्थिक महत्व के आधार पर, तो उसको भी देख लेते हैं। 2 वर्गीकरण आपके कंप्लीट होंगे। मेरे हिसाब से अगर तुम साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे तो पूरा का पूरा मैटर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ज्यादा जो फायदा है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर बात करूं कौन सा पॉइंट, तीसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? तीसरा वर्गीकरण है आर्थिक महत्व के आधार पर। आर्थिक महत्व के आधार पर। अगर स्टूडेंट हम आर्थिक महत्व के आधार पर बात कर रहे हैं तो कीट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कीट होते हैं हमारे लाभदायक, कौन से कीट होंगे? लाभदायक। और दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरे कीट कौन से होते हैं? दूसरे कीट होते हैं हानिकारक। यहां भी हमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा निम्न में से लाभदायक कीट कौन सा है, निम्न में से हानिकारक कीट कौन सा है, ऐसे जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर मैं लाभदायक कीट की बात करूं तो कौन सा है? आपने पढ़ा होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसा कीट है? लाभदायक कीट है। आगे अगर मैं बात करूं रेशम कीट कैसा है? लाभदायक है। रेशम कीट लाभदायक है। आगे अगर मैं बात करूं लाख कीट कैसा होता है? लाभदायक होता है। तो ये लाभदायक कीट हो गए। बाकी जो फसलों में लगते हैं वो सारे के सारे हानिकारक होते हैं। अब कौन कौन से लगते हैं फसलों में तो ध्यान रखना, जैसे मैं अगर बात करूं टिड्डा है, टिड्डा, जैसे मैं बात करूं कातरा है, कातरा, जैसे मैं बात करूं दीमक है, ये सभी कैसे हैं? ये सभी हमारे हानिकारक कीट है। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं 2 लाभदायक कीटों के नाम लिखिए, तो अब आपको पता चल गया लाभदायक कीट कौन कौन से? मधुमक्खी, रेशम कीट और लाख कीट। हानिकारक कौन कौन से? टिड्डा, कातरा और दीमक। 3 वर्गीकरण हो गए। चौथा वर्गीकरण आता है हमें वैज्ञानिक वर्गीकरण। चौथा कौन सा वर्गीकरण है? चौथा है आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण काफी बड़ा है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट किया है इसको। शॉर्ट क्यों किया है? क्योंकि हमारी किताब में जो कीट दे रखे हैं हम केवल उन्हीं कीटों का वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना वैज्ञानिक वर्गीकरण में कुल आते हैं आपके कीटों के आते हैं वर्ग। जैसे मैं अगर बात करूं सबसे पहले कौन सा? लेपिडोप्टेरा। कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आता है ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लेपिडोप्टेरा में जो आएंगे आपके, एक तो होगा कातरा, कातरा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो तनाछेदक, तनाछेदक। तीसरी अगर मैं बात करूं तो फली छेदक। चौथी अगर मैं बात करूं तो तितली, तितली। ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आपके लेपिडोप्टेरा में आते हैं। कातरा, तनाछेदक, फलीछेदक और तितली किसमें आ गए? लेपिडोप्टेरा में। एक फिर आता है दूसरा आपका कोलियोप्टेरा। आपको यहां से प्रश्न आता है 101% प्रश्न आता है, ध्यान रखना। कोलियोप्टेरा। और कोलियोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं? तो 2 कीट आते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो अगर मैं बात करूं तो सफेद लट, सफेद लट किसमें आती है? कोलियोप्टेरा में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो खपरा बीटल। कौन सा? खपरा बीटल किसमें आता है? ये कोलियोप्टेरा में आता है। तो सफेद लट और खपरा बीटल किसमें आ गए? कोलियोप्टेरा में आ गए। एक अगर मैं बात करूं आता है हेमिप्टेरा। अब ध्यान रखना कौन सा है? हेमिप्टेरा। और हेमिप्टेरा में कौन सा आता है? अकेला मोइला कीट। जो मोइला कीट है वो किसमें आता है? वो आपका हेमिप्टेरा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं एक और वर्ग। अब एक और वर्ग कौन सा है? वो है डिप्टेरा, डिप्टेरा। अब डिप्टेरा में कौन आता है? डिप्टेरा में जो आता है वो कीट है आपका फल मक्खी, फल मक्खी। फल मक्खी किसमें आती है? डिप्टेरा में आती है। एक अगर मैं बात करूं अगला है आपका आइसोप्टेरा। कौन सा है? आइसोप्टेरा। अब आइसोप्टेरा में कौन आता है? तो ध्यान रखना जो दीमक है, दीमक, वो किसमें आती है? दीमक आपकी आइसोप्टेरा में आती है। ये आपकी किताब में जो कीट दिए हुए हैं वो सारे कीट हैं। ठीक है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा और आइसोप्टेरा, ये
5 जो वर्ग हैं वो आपकी किताब में है। आपको प्रश्न पूछा जाता है खपरा बीटल किस वर्ग के अंतर्गत आता है, सफेद लट किस वर्ग में आती है, फलमक्खी किस वर्ग में आती है, तनाछेदक किस वर्ग में आता है, ऐसे आपको प्रश्न आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका हो गया याद करने के दृष्टिकोण से। लेपिडोप्टेरा में ये आएंगे, कोलियोप्टेरा में ये आएंगे, हेमिप्टेरा में ये आएगा, डिप्टेरा में ये और आइसोप्टेरा में ये कीटों का वर्गीकरण हमारा क्या हो गया, कीटों का वर्गीकरण हमारा फिनिश हो गया। अब हम डायरेक्ट आगे चलते हैं कीटों पर। ठीक है, अब कीटों पर चलें तो कीटों से में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये सारणी, हमें कीटों के वैज्ञानिक नाम और कुल पूछे जाते हैं। तो मैंने इस सारणी में कीटों के वैज्ञानिक नाम और कुल एक ही जगह दिए हुए हैं। जैसे कीट है, ये इनके वैज्ञानिक नाम है और ये कुल है। यह बताने वाली तो कोई चीज है नहीं, आपको ये स्वतः ही याद करने हैं। आप लोग ये सारणी बना लेना यहां से और इनको याद कर लेना। ठीक है, इनमें सबसे मुख्य बेर की फलमक्खी जो कई बार आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम और कुल आपको याद करने हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना और पूरी सारणी बना लेना। अब मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलता हूं जो हमें मेनली पढ़ना है आज की क्लास में। अब कीटों से हमें आती कौन कौन सी चीजें हैं हम ये देखते हैं। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हमें कीटों से क्या आता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो हमने पढ़ लिया। अब दूसरे पॉइंट पर हमें क्या आ सकता है कीटों से। सबसे पहले हमें कीटों के आते हैं लक्षण। क्या आते हैं, कीटों के लक्षण आते हैं। सबसे पहले क्या आएंगे, कीटों के लक्षण। अब हम कीटों के लक्षण कैसे लिखें, बहुत सारे कीट है हमें तो याद ही नहीं होते, कैसे लक्षण लिखेंगे। तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना है जो मैंने यहां बना दिया है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना है। कीटों का रंग है और कीटों की लंबाई है, ये आप याद कर लो बस। कीटों का रंग और कीटों की लंबाई, जैसे मैंने यहां पर सारणी दी हुई है। अब हमें लिखना क्या है जब हमें किसी भी कीट का लक्षण पूछा जाए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी कीट का आपको लक्षण पूछा जाए, पहला लक्षण लिखो यह सर्वबच्ची कीट है। पहला लक्षण क्या लिखोगे, यह सर्वबच्ची कीट है। क्योंकि जितने भी कीट आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ध्यान रखना, जितने भी कीट हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे सर्वबच्ची है, केवल एक को छोड़ के। बेर की फलमक्खी कैसा है, एकल बच्ची। ध्यान रखना, बेर की फलमक्खी एकल बच्ची कीट है, बाकी सभी कैसे हैं, सर्वबच्ची कीट है। ठीक है, तो कैसा हो गया, सर्वबच्ची कीट। और सारे कीटों का शरीर कैसा है, बेलनाकार है। तो दूसरी हम क्या लिखेंगे कि इस कीट का जो शरीर है वो कैसा होता है, शरीर बेलनाकार होता है। जितने भी कीट हैं सारे कीटों का शरीर कैसा है, बेलनाकार है। शरीर कितने भागों में, शरीर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। सारे कीटों का शरीर कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये 3 लाइन सभी में कॉमन लिखो, किसी भी कीट की आपको विशेषता पूछी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो, कीट का रंग लिखो। जैसे मान लो मुझे सफेद लट कीट की विशेषता पूछी गई है, मान लो मुझे सफेद लट कीट की विशेषता पूछी गई है, तो मैं सफेद लट कीट का रंग लिख दूंगा कि इसका जो रंग होता है सफेद लट का, मैं लिखूंगा सफेद लट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफेद या काला होता है। रंग कैसा होगा, सफेद या काला होता है। फिर मैं क्या लिखूंगा, रंग लिख दिया, रंग के बाद में क्या लिखूंगा, लंबाई। अब सफेद लट की लंबाई कितनी होती है, सफेद लट की जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो 18 mm होगी। कितनी होगी, 18 mm होगी। ये मेरी 5 विशेषता हो गई कंप्लीट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल ये सारणी थोड़ी सी याद की और मेरा ये पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप किसी भी कीट की विशेषता लिख सकते हो। मान लो आपसे मोइला की विशेषता पूछी जाए, आप लिख दोगे सर्वबच्ची है, शरीर बेलनाकार होता है, 3 भाग होते हैं, रंग भूरा या हरा होता है, लंबाई 1/10 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से आप मोइला की विशेषता लिख दोगे। किसी भी कीट की आप विशेषता बहुत आसान तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हम किसी भी कीट की विशेषता इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ मुख्य विशेषता भी होती हैं, जैसे सफेद लट सी आकार का होता है, हमें पता है ना कि सफेद लट सी आकार का कीट है। कातरा के ऊपर बाल पाए जाते हैं, ये कुछ मुख्य विशेषता भी होती है जो आपको याद होंगी। अगर याद है तो लिख देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। हमें केवल नंबर लाने हैं 12th में, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो नंबर के दृष्टिकोण से ये तरीका सबसे बेस्ट। अब नेक्स्ट चलो मैं दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमें पोषक पौधे। क्या आते हैं, पोषक पौधे।
पोषक पौधे आप सभी को पता है, कातरा कीट का खरीफ की फसलों में, सफेद लट का खरीफ की फसलों में, टिड्डा खरीफ की फसलों में, फली छेदक दाल वाली फसलों में, तना छेदक खाद्यान्न फसलों में, मोइला सरसों में, दीमक खाद्यान्न फसलों में, खपरा बीटल भंडारण में हानि पहुंचाता है, फलमक्खी बेर में हानि पहुंचाती है, तितली कहाँ पहुंचाती है, अनार में। सभी को पता है इनके पोषक पौधे कौन कौन से हैं, तो पोषक पौधे ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। इंपोर्टेंट चीज है इनका क्षति एवं महत्व। क्या आता है, क्षति एवं महत्व आता है, तो उसको हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है क्षति एवं महत्व। क्षति एवं महत्व। अब देखो, अगर किसी कीट का क्षति और महत्व आपसे पूछा गया है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कई पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि उस कीट का प्रकोप कौन कौन सी फसलों में होता है। मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, मुझे पूछा गया है सफेद लट का क्षति और महत्व। क्या पूछा गया है, सफेद लट का क्षति और महत्व पूछा गया है। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान रखना, मैं लिखूंगा यह कीट, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यह कीट खरीफ की फसलों जैसे, अब कौन कौन सी फसल है एग्जाम्पल लिख दो आप, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंगफली में हानि पहुंचाता है। पहली लाइन हमारी ये होगी, में हानि पहुंचाता है। सभी कीटों में हमारी यही लाइन होगी जब हमें क्षति और महत्व पूछा गया है। अब मान लो आपको क्षति और महत्व पूछा गया मोइला का, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यह कीट तिलैनी फसल जैसे सरसों, तिल में हानि पहुंचाता है। ठीक है, पहली लाइन हमारी सभी में ऐसे ही होगी। फिर दूसरा हम इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे इस कीट की सर्वाधिक हानिकारक, इस कीट की सर्वाधिक हानिकारक अवस्था लट या सुंडी होती है, लट या सुंडी होती है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, किसी भी कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी होती है वो लिखेंगे। और हानिकारक अवस्था मैंने कई बार बताया है, जिन कीटों में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, और पूर्ण कायांतरण किस किस में होता है मैं आपको दिखा दूं। एक तो टिड्डा है, ठीक है, एक दीमक है, दीमक में पूर्ण कायांतरण होता है, एक आपका मोइला है, इसमें भी पूर्ण कायांतरण होता है। इन तीनों कीटों में पूर्ण कायांतरण है, वो अपूर्ण, इन तीनों में अपूर्ण है, बाकी सभी में पूर्ण है। जिनमें पूर्ण कायांतरण होगा उनकी हानिकारक अवस्था क्या होगी, लट या सुंडी। जिनमें पूर्ण कायांतरण उनकी लट या सुंडी, और जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है उनकी कौन सी होती है, शिशु या वयस्क। तो जो मैंने स्टार लगाई है, टिड्डा है, मोइला है, दीमक है, तीनों में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, और तीनों की जो हानिकारक अवस्था होगी वो क्या होगी, शिशु और वयस्क। क्या होगी, शिशु और वयस्क। बाकी सभी की हानिकारक अवस्था क्या होगी, अन्य सभी की जो हानिकारक अवस्था होगी वो होगी लट या सुंडी। तो हम लिखेंगे कि इसकी सबसे ज्यादा हानिकारक अवस्था लट या सुंडी होती है। अब ये क्या हानि पहुंचाता है कीट, ये थोड़ा सा आपको पता होगा। जैसे कातरा और सफेद लट दोनों क्या करते हैं, दोनों जड़ों को काट देते हैं। तो नीचे हम लिख देंगे कि यह कीट भूमिगत है जो पादप की जड़ों को काट देता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। टिड्डा और फली छेदक और तना छेदक ये ऊपर के भागों को खा जाते हैं, वानस्पतिक भागों को खा जाते हैं, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम वो लिखेंगे। मोइला पुष्पक्रम को नष्ट कर देता है, दीमक जड़ों को काटता है, खपरा बीटल अनाज को खराब कर देता है। जो ये हानि पहुंचाता है जिस रूप में, वो हम यहाँ नीचे एक लाइन ऐड कर देंगे और हमारा क्षति और महत्व क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी भी कीट में पूछा जाए पहले हम ये लिखेंगे कि कौन कौन सी फसलों में हानि पहुंचाता है, फिर हम लिखेंगे इसकी हानिकारक अवस्था क्या है, फिर हम लिखेंगे ये क्या हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर। आगे हमें क्या आता है, नेक्स्ट में आता है जीवन चक्र। सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, कीटों का जीवन चक्र है। अब जीवन चक्र में भी आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल क्या है, पहले आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें फिक्स करा दूंगा। हमें बस कुछ इस सारणी को याद करना है। मैंने 3 सारणी बताई है, तीनों सारणी आप लोग बना लेना। हमें यह पता होना चाहिए कि कोई कीट कितने तो अंडे देता है, अंडों का ऊष्मायन कितना होता है, और 1 वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होती है। बस जीवन चक्र हमारा हो गया। हम लिखेंगे कैसे, देखो मैं आपको बता दूं। हमारे सारे कीट कैसे हैं, एक लिंगी हैं। जीवन चक्र में जब भी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यह एक लिंगी कीट है जिसमें एक लिंगी कीट है जिसमें नर व मादा अलग अलग, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। सभी में कॉमन लिखो ये लाइन, क्योंकि सारे कीट कैसे हैं, एक लिंगी। तो पहले हमने लिखी थी यह एक लिंगी कीट है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। और अगर एक लिंगी कीट है तो जनन कौन सा होगा, लैंगिक। तो दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे, इस कीट में लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, लैंगिक जनन होता है। सभी कीटों में क्या होता है, लैंगिक जनन। तो 2 लाइन हमारी सभी कीटों में कॉमन होगी। फिर आप लिखो इस कीट में कौन सा कायांतरण पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया 3 कीटों में तो अपूर्ण कायांतरण है। दोबारा से बता दूं, एक तो टिड्डा, एक दीमक और एक मोइला। मोइला मैंने यहां लिया नहीं है, एक मोइला कीट है। उन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में होगा अपूर्ण, बाकी सभी में क्या होगा, पूर्ण कायांतरण। तो हम क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। हम क्या लिखेंगे, इस कीट में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अब आपको पता है अगर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है तो कितनी अवस्थाएं होंगी जीवन की, 4 अवस्थाएं। तो हम लिख सकते हैं इसके जीवन में 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, अंडा, लार्वा, अंडा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद लार्वा व वयस्क होती हैं। ये 4 जो लाइन मैंने बताई है आपको, 5 लाइन तो हमने बिना पढ़े लिख दी। किसी भी कीट में हमें कुछ नहीं पता है तब भी हम 5 लाइन लिखेंगे, सभी में कॉमन रहेंगी, सभी कीटों में। तो 5 लाइन हो गई। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। फिर लिखो इस कीट की मादा कितने अंडे देती है। जैसे मान लो मैं अगर कातरा कीट के बारे में लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, अलग से भी आपको पूछे जाते हैं। तो मैं लिख दूंगा इस कीट की मादा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा इस कीट की मादा 1500 अंडे देती है, 1500 अंडे देती है। जो कीट आपसे पूछा जाए उस कीट का आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि सभी कीटों में 1500 लिख करके आ जाओ। जैसे अगर फलीछेदक पूछा जाए तो 500 से 1000 अंडे देती है, दीमक पूछा जाए तो 70 से 80,000 अंडे देती है। तो जिस कीट का आपसे पूछा है उस कीट का आप क्या लिख दो, अंडा। फिर उसी कीट का हम क्या लिखेंगे, अंडों का ऊष्मायन। तो हम लिखेंगे कि अंडों का ऊष्मायन काल 4 से 5 दिन होता है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अंडों का ऊष्मायन 4 से 5 दिन होता है, ठीक है। अंडों का ऊष्मायन 4 से 5 दिन होता है, ये हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पीढ़ी। ये बाद में लिखेंगे, आप इससे पहले एक लाइन ले सकते हो। जितने भी कीट हैं आपकी एनसीईआरटी में, सभी कीटों में 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन होता है। तो एक लाइन लिख दो कि इस कीट में 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन होता है। एक लाइन सभी में कॉमन, ये सभी में कॉमन होगी। त्वचा निर्मोचन सभी में 5 से 6 बार होगा, तो 5 से 6 बार त्वचा निर्मोचन। फिर ये लास्ट वाली लाइन लिख दो, कितनी पीढ़ी प्राप्त होती है। हम कातरा का लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे इसकी एक वर्ष में
एक पीढ़ी प्राप्त होती है, एक वर्ष में एक पीढ़ी प्राप्त होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीवन चक्र हो जाएगा। कुछ तो नहीं किया मैंने, कॉमन चीजें बताई हैं, केवल 2 लाइन आपको ऐड करनी है, एक ये वाली लाइन ऐड करनी है और एक ये वाली कॉमन लाइन है, एक ये वाली लाइन ऐड करनी है आपको, अंडों का ऊष्मायन, और एक ये वाली, एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां। तीनों के लिए मैंने चार्ट बना के आपको ऑलरेडी दे दिया है, आप बहुत आसानी से ये चीजें कर सकते हो। यानी आपका जीवन चक्र हो गया फिनिश। जीवन चक्र के नीचे आपको चित्र भी बनाना है। चित्र बनाना मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में बता दिए हैं, सारे चित्र बनाना, कैसे चित्र बनाना है आपको। अगर पूर्ण कयांतरण है तो पूर्ण कयांतरण का चित्र बनाओगे नीचे, अगर अपूर्ण कयांतरण है तो अपूर्ण कयांतरण का चित्र बनाओगे नीचे। इतना लेकर के इसके नीचे चित्र बना दो और आपका जीवन चक्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर होगा। इसके बाद में एक चीज हमें और आती है इस चैप्टर में, वो चीज क्या है, वो चीज आती है हमें कीटों का नियंत्रण। अब नियंत्रण में आपको वैसे ही बता दूं, कुछ ज्यादा खास नहीं है नियंत्रण में। नियंत्रण हम 2 तरह से करते हैं, एक तो सस्य नियंत्रण, जहां खेत की हम जुताई करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, रोग कीटरोधी फसलें बुवाएंगे, फसल अवशेषों को जला देंगे, ये सारी क्रियाएं करेंगे। एक आएगा हमारा रासायनिक नियंत्रण, जिसमें हम कीटनाशियों का उपयोग करेंगे। किसी भी कीटनाशी का आपको नाम ध्यान हो तो आप लिख दो, इस कीटनाशी का उपयोग करते हैं। आवश्यकता होने पर कीटनाशी का उपयोग दोबारा भी किया जा सकता है। 2 नियंत्रण आप लिख दो, 2 नियंत्रण काफी हैं। ठीक है, नियंत्रण लगभग सभी में समान है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करी, मैंने आपको पहले बता दिया। सस्य नियंत्रण में क्या करेंगे, सस्य नियंत्रण फसल चक्र अपनाएंगे, ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे, फसल अवशेषों को जलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा अपना रासायनिक नियंत्रण, उसमें क्या करेंगे, किसी कीटनाशी दवा का उपयोग करेंगे, आवश्यकता होने पर कीटनाशी का उपयोग दोबारा भी किया जा सकता है। ये लाइन भी आप लोग उसमें ऐड कर दो। और अगर जैविक नियंत्रण भी आपको लिखना है, लिख सकते हो। जैविक नियंत्रण लिख दो, इस कीट की प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करते हैं। जैविक नियंत्रण में क्या लिखोगे, इस कीट की प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करते हैं, और आपका नियंत्रण क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कुछ चीजें हमें और पूछी जाती हैं छोटी छोटी, जैसे मैं आपको बता दूं, एक पूछा जाता है अमेरिका में कॉटन बॉलवर्म किसको कहा जाता है। कीटों में कुछ चीजें हमें आती हैं, एक तो क्या आता है अमेरिका में कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म। तो अमेरिका में जो कॉटन बॉलवर्म है वो हम किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं फली छेदक को। जो फली छेदक कीट है इसको क्या कहा जाता है, अमेरिका में कॉटन बॉलवर्म कहा जाता है। एक और ध्यान रखना, एक में आता है किस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी सुंडी। तो ध्यान रखना, गुलाबी सुंडी हम किस कीट को कहते हैं, ये कीट होगा आपका तना छेदक। गेहूं का जो तना छेदक है, तना छेदक को क्या कहा जाता है, गुलाबी सुंडी कहा जाता है। एक में प्रश्न पूछा जाता है किस कीट को अंतरराष्ट्रीय शत्रु कहा जाता है, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय शत्रु। तो अंतरराष्ट्रीय शत्रु किसे कहा जाता है, ये हम कहते हैं टिड्डा को। जो टिड्डा कीट है इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय शत्रु बोलते हैं। एक अगर मैं बात करूं, हमें प्रश्न पूछा जाता है मई भृंग, कहां से आता है, मई भृंग, जून भृंग या कॉकचेफर भृंग, कॉकचेफर भृंग। तो मई भृंग, जून भृंग या कॉकचेफर भृंग हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं सफेद लट को। किसको कहते हैं, सफेद लट को कहते हैं। एक में प्रश्न आता है अंडे देने की मशीन, क्या आता है, अंडे देने की मशीन। अब अंडे देने की मशीन किसको कहा जाता है, ये हम कहते हैं दीमक को, क्योंकि प्रति सेकंड ये अंडा देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडे देने की मशीन बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अलग से पूछे जाते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। एक आपको दीमक में भी आता है, दीमक कितने प्रकार की होती है, टिड्डी, टिड्डी कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना टिड्डी जो है, टिड्डी वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होगी रेगिस्तानी टिड्डी, एक तो कौन सी होती है, रेगिस्तानी टिड्डी। दूसरी में अगर बात करूं प्रवासनी टिड्डी, प्रवासनी टिड्डी। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है, बम्बैया, बम्बैया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रवास, रेगिस्तानी टिड्डी क्या है, रेगिस्तानी टिड्डी को हम कहते हैं सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया, क्या कहा जाता है, सिस्टोसर्का
ग्रीगेरिया कहा जाता है, ग्रीगेरिया। और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोसर्का माइग्रेटोरिया, माइग्रेटोरिया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं पटंगा संशिष्टा, पटंगा संशिष्टा, ठीक है, इसको पटंगा संशिष्टा बोलते हैं। एक में प्रश्न आता है सर्वाधिक हानिकारक टिड्डी कौन सी है, तो जो रेगिस्तानी टिड्डी है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। इतने सारे प्रश्न हमें इस पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब ये मान लो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। मैंने 3-4 चार्ट आपको जरूर बताए हैं, जिनको आप किताब में बना लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।